अब तक हमने फिजिकल मैप्स की चर्चा की, जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं जैसे पर्वत, मैदान, नदियां और पठारों को दर्शाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी केवल प्रकृति का अध्ययन नहीं है। ज्योग्राफी उतनी ही मानव की भी कहानी है जितनी प्रकृति की। इसलिए अब हम आते हैं कल्चरल मैप्स पर। कि कल्चरल मैप्स सबसे पहले वे मैप्स होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित फीचर्स और समाज से संबंधित जानकारी को दर्शाते हैं। In simple words, we can say that these maps tells us how humans organize, use and transform space. यदि फिजिकल मैप्स हमें अर्थ का नेचुरल फेस दिखाते हैं, तो कल्चरल मैप्स हमें ह्यूमन इम्प्रिंट ऑन द अर्थ दिखाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कल्चरल मैप्स के बारे में। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी में कहा कि कल्चरल मैप्स जो हैं दे फोकस ऑन ह्यूमन मेड फीचर्स एंड सोसाइटल डेटा। इस स्लाइड में कल्चरल मैप्स के 4 प्रमुख प्रकार दिए गए हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप्स हैं, इकोनॉमिक मैप्स हैं, पॉपुलेशन मैप्स हैं और हिस्टोरिकल मैप्स हैं। आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है पॉलिटिकल मैप्स, राजनीतिक मानचित्र। पॉलिटिकल मैप्स का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को दर्शाना है। ये मैप्स हमें बताते हैं कि कौन सा देश कहाँ स्थित है, उसकी सीमाएं कहाँ तक है, राज्यों और प्रांतों का विभाजन कैसे हुआ है और प्रशासनिक इकाइयां जो है वो किस प्रकार व्यवस्थित है। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखने की है कि जो पॉलिटिकल मैप्स का फोकस होता है वह प्राकृतिक विशेषताओं पर नहीं होता, बल्कि मानव द्वारा निर्मित सीमाओं पर होता है। इस स्लाइड में मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है। यदि हम इस मैप को देखें तो अलग अलग देशों को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ मैक्सिको, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा जैसे देशों की सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब सोचिए, पर्वतों और नदियों की सीमाएं प्रकृति बनाती है, लेकिन देशों की सीमाएं जो है वो मनुष्य निर्धारित करता है। इसलिए पॉलिटिकल मैप्स हमें गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और रीजनल प्लानिंग को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। Whenever we want to know who governs which territory, we use a political map. Now next comes the economic maps. आते हैं आर्थिक मानचित्र। इकोनॉमिक मैप्स किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। इनमें इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित हैं, उद्योग कहाँ स्थित हैं, कौन से संसाधन कहाँ उपलब्ध है, कौन से रिसोर्सेज, संसाधन इज रिसोर्सेज, कृषि उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है, व्यापारिक मार्ग जो है वो कैसे विकसित होते हैं, इन सभी की जानकारी इन मानचित्रों में दी जाती है। इस स्लाइड में भारत का पर कैपिटा इनकम मैप 1920 का दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न राज्यों को हरे रंग की अलग अलग क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्टोग्राफिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। द डार्कर द शेड द हायर द वैल्यू, एंड कंपैरेटिवली हल्का रंग कम पर कैपिटा इनकम को दर्शाता है। इस प्रकार केवल एक नजर में हम यह समझ सकते हैं कि भारत में कौन से राज्य आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध है और किन राज्यों का आय का स्तर अपेक्षाकृत कम है। यही थीमेटिक मैपिंग की शक्ति है। एक जटिल स्टैटिस्टिकल टेबल को मैप के माध्यम से विजुअल लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। इकोनॉमिक मैप्स जो होते हैं पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, प्लानर्स और जोग्राफर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये रीजनल डिस्पैरिटीज को समझने में सहायता करते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट है पॉपुलेशन मैप्स। पॉपुलेशन मैप्स जो है वह पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ये सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाले मैप्स होते हैं। इनका उद्देश्य जनसंख्या के वितरण,
that is the distribution, घनत्व is the density, और संरचना that is structure of population को प्रदर्शित करना होता है. इस स्लाइड में नीचे की ओर अगर आप देखेंगे, जहां हमने पॉपुलेशन मैप समझाया है उसके नीचे, वहां भारत की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को डॉट मेथड के माध्यम से दर्शाया गया है. तकनीक होती है इसमें प्रति जब किसी क्षेत्र में डॉट्स अधिक दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि वहां जो है वो जो वैल्यू है वो बहुत अधिक मात्रा में है, सघन मात्रा में है, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन अधिक है. और जहां डॉट कम है वहां पॉपुलेशन रिलेटिवली स्पार्स है, कम है. जहां डॉट ज्यादा है वहां पे जो है वो सघन है, दैट मीन्स डेंस पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, और जहां डॉट्स कम है वहां पे रिलेटिवली कम है. यदि हम इस मैप को देखें तो तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, जबकि थार डेजर्ट, हिमालयन रीजन और कुछ वनाच्छादित क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो तुलनात्मक तौर पर कम है. यानी एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट को विजुअल पैटर्न में बदल दिया गया है. This is exactly why geographers love maps, because maps allow us to see patterns that numbers alone discussing. We are discussing historical maps, ऐतिहासिक मानचित्र हम बता रहे हैं. अब कल्चरल मैप्स की अंतिम और रोचक श्रेणी भी इसे कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है, इस स्लाइड में. हिस्टोरिकल मैप्स हमें समय के साथ होने वाले स्पेशल चेंजेस को समझने में सहायता प्रदान करते हैं. ये केवल यह नहीं बताते कि कोई क्षेत्र आज कैसा है, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि वह अतीत में कैसा था. इस स्लाइड में हम भारत का एक हिस्टोरिकल मैप दिखा रहे हैं. इस प्रकार के मैप्स हमें बताते हैं कि विभिन्न कालखंडों में राजनीतिक सीमाएं कैसे बदली, राज्यों और साम्राज्यों का विस्तार और संकुचन कैसे हुआ, तथा समय के साथ भूदृश्य और प्रशासनिक संरचनाएं किस प्रकार परिवर्तित हुई. तस्वीर होती है, लेकिन हिस्टोरिकल मैप्स हमें उस तस्वीर की कहानी बताते हैं कि इट हेल्प्स अस टू ट्रैवल थ्रू टाइम विदाउट लीविंग द मैप. इतिहास, राजनीति और भूगोल तीनों का सुंदर संगम हिस्टोरिकल मैप्स में दिखाई देता है. सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कल्चरल मैप्स जो है वह मानव समाज की विभिन्न गतिविधियों और व्यवस्थाओं को समझने का एक शक्तिशाली माध्यम है, चाहे से वो पॉलिटिकल मैप्स हो, इकोनॉमिक मैप्स हो, पॉपुलेशन मैप्स हो, हिस्टोरिकल मैप्स हो. यदि फिजिकल मैप्स हमें प्रकृति को समझने में मदद करते हैं तो कल्चरल मैप्स हमें मानव सभ्यता को समझने में सहायता प्रदान करते हैं. और ज्योग्राफी की वास्तविक सुंदरता इसी में है कि वह प्रकृति और मानव दोनों की कहानियों को एक साथ पढ़ना सिखाती है. So we can conclude that maps do not merely show places, they reveal the relationship between people, space, and time. Good day.